नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग की 40% वोट काटने की तैयारी की, देश भर में एसआईआर लागू करने की तैयारी की। देखेंगे कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दबाव में आई बीजेपी, क्यों कैंसिल हुई नड्डा की डिनर पार्टी, जानेंगे उमर खालिद के मामले पर उठे सवालों को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा जिन्होंने 20 साल तक किया शासन उनसे पूछा जाए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर सवाल। दिल्ली के लाल किले से गायब हुआ सोना, हीरा पन्ना जड़ा कलश, समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थे मौजूद। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश जारी। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, जीतन राम मांझी का चिराग पासवान को लेकर बयान, कहा हम 2020 से जानते हैं उनका चाल चरित्र, चुनाव करीब है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले गौरव गोगोई का बड़ा बयान, कहा आने में देरी के चलते माफी मांगे पीएम मोदी, बोले न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मुद्दा अब पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ 3 महीनों में बंगाल की वोटर लिस्ट से जुड़े आवेदनों में से 40% आवेदन रद्द कर दिए गए, जिसे टीएमसी ने बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। 2026 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हजारों नामों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खारिज किए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में चुनाव आयोग के मुताबिक जून से अगस्त के बीच जमा हुए 10.04 लाख आवेदनों में से 40% से ज्यादा यानी 4.02 लाख से ज्यादा आवेदन रद्द कर दिए गए। ये सामान्य 15% की दर से कहीं ज्यादा है, जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे टीएमसी ने चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की साजिश बताया है। सीएम ममता बनर्जी ने इसे बैकडोर एनआरसी की कोशिश बताया है, जिसका मकसद गरीब और हाशिए पर रहने वाले वोटरों को उनके वोटिंग अधिकार से वंचित करना है। सबसे ज्यादा आवेदन सीमावर्ती जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर में खारिज किए गए हैं, जहां आयोग के मुताबिक कथित रूप से अवैध अप्रवासियों की संख्या ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर नाम खारिज होने से ये बहस और तेज हो गई है कि क्या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम कर रहा है या फिर वो सरकार के दबाव में रहकर एक पपेट की तरह काम कर रहा है। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि बंगाल चुनाव से पहले ये विवाद अभी और तूल पकड़ेगा, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। बंगाल बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम एसआईआर में काटे जाएंगे और ये हाल पूरे देश का होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए उसने सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों की बैठक बुलाई है। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर पहले ही मोर्चा खोले हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश पर सवाल उठ रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर विवाद छिड़ा हुआ है। एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग एसआईआर को पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों की दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग के इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि इस प्रक्रिया से चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहता है। उसका ये भी आरोप है कि एसआईआर के बहाने वोटर लिस्ट में अपने फायदे के लिए जानबूझकर बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं इसे लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फैसला वाकई चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए लाया गया है या फिर इस फैसले की आड़ में कोई और ही खेल किया जा रहा है। 10 सितंबर को होने वाली इस बैठक में चुनाव आयोग सभी राज्यों से मौजूदा वोटरों की संख्या, पिछले एसआईआर के आंकड़े, डिजिटलाइजेशन की स्थिति और बीएलओ की नियुक्ति जैसे 10 अहम बिंदुओं पर जानकारी मांगेगा। गौर करने वाली बात यह है कि जहां विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ पहले ही मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं अब पूरे देश में एसआईआर करवाने के मुद्दे के खिलाफ विपक्ष देशव्यापी हल्ला बोल सकता है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों बुरी तरह से घिर सकते हैं। इससे पहले 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। ऐसे में सभी की निगाहें 8 और 10 सितंबर पर टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, तो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष के दबाव में आ गई है। जहां एक तरफ विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनडीए के कई सांसद उनका समर्थन करने वाले हैं। इसके चलते बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। इस बीच खबर आई है कि अमित शाह ने सपा सांसद से फोन पर बात की है। संकेत साफ है, राधा कृष्णन मुश्किल में। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
भारतीय राजनीति में इन दिनों उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपनी उम्मीदवारी को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि ये चुनाव वो ही जीतने वाले हैं। I said I'm 100% sure of winning this election. Are you satisfied or anything else to say? Yes, I'm winning this election. इसके साथ ही रेड्डी ने एनडीए के सहयोगी दलों से भी समर्थन की अपील की है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी की अहम सहयोगी टीडीपी रेड्डी के पक्ष में वोट कर सकती है। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे एनडीए और खासकर बीजेपी पर दबाव बढ़ गया है। इस दबाव का एक हालिया उदाहरण तब देखने को मिला जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव रॉय को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। आशीर्वाद साल के हो गए सर, ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। दिल्ली आता हूँ धन्यवाद। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी शाह के सहारे सपा में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, क्योंकि अमित शाह के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सपा सांसद को जन्मदिन की बधाई दी है। इस बीच कांग्रेस भी इस चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रात 8 बजे एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस बैठक का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श करना है। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हर तरफ हलचल तेज है, जिसमें एनडीए की तरफ से तो शोर कम है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हर तरफ हलचल तेज है। चुनाव से पहले एनडीए के सभी सांसदों के लिए 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी से होनी थी, लेकिन डिनर को ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया। डिनर के अचानक रद्द होने से कई सवाल खड़े हो रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से बीजेपी सांसदों को दी जाने वाली डिनर पार्टी को अचानक कैंसिल कर दिया गया है, जिसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से अपने सांसदों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए बीजेपी ने दिल्ली में संसदीय दल की बैठक बुलाई। ये बैठक 3 दिन तक चलेगी। इस बैठक के पहले दिन यानी 6 सितंबर को नड्डा के घर पर सभी बीजेपी सांसदों को न्योता दिया गया था। उनके लिए डिनर का आयोजन था, लेकिन इसे ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया। डिनर क्यों रद्द किया गया, इसे लेकर अब अलग अलग दावे हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर भारत के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते बीजेपी अध्यक्ष ने डिनर को रद्द कर दिया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ और ही चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि इस डिनर को इसलिए रद्द किया गया क्योंकि बीजेपी के कई सांसद इसमें शामिल ही नहीं होने वाले थे, और अगर ऐसे में इस डिनर से कई सांसद गायब रहते तो बीजेपी की किरकिरी होनी तय थी। इसके साथ विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के इस दावे पर भी मुहर लग जाती, जिसमें वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल उनके साथ आ सकते हैं। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में सांसद इस डिनर से गैर हाजिर रहते तो ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका तो होता ही, साथ ही इससे बाहर उसकी किरकिरी होनी भी तय थी। यानी 3 दिन की इस बैठक के पहले ही दिन पर पानी फिर गया है, जो बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। डिनर अचानक रद्द होने से चर्चा तेज है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर फिर से कानूनी बहस छिड़ गई है। खालिद की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। सिब्बल ने खालिद के मामले में कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कुछ कहा सिब्बल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि अगर अदालत सालों तक फैसला नहीं देती तो क्या हम ही दोषी हैं? अदालतों का यही हाल है। अगर आप जमानत नहीं देना चाहते तो केस खारिज कर दीजिए। आपको सालों तक 20-30 सुनवाई क्यों करनी पड़ती है? हमारी राय में ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई भारत की अखंडता के लिए खतरा बनता है तो हम देश के साथ खड़े होंगे, उनके साथ नहीं, लेकिन हमें निर्दोषों के साथ खड़ा होना होगा। साथ ही सिब्बल ने ये भी सवाल उठाए हैं कि जिनके भाषण से सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। उन्होंने आगे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है। सिब्बल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि एजेंसियां यूएपीए लगाकर लोगों को जेल भेज देंगी।
सिब्बल ने खालिद के मामले की सुनवाई में हुई देरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर कोई जज अचानक सुनवाई से हटने की बात कहे तो उसे अपने अलग होने का कारण बताना चाहिए। कोई न कोई वजह तो होगी ही, कोई खास बात तो होगी ही जो हमें नहीं पता। जिस व्यक्ति ने राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है उसे पता होना चाहिए कि कोई जज उसके मामले की सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है। सिब्बल ने कहा कि खालिद ने ये भाषण मुंबई में दिया था और दंगों के समय वो दिल्ली में नहीं था। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, फिर भी वो 5 साल जेल में बिता चुका है और उसे जमानत नहीं मिली है। सिब्बल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत के मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। फिर भी खालिद के हाई कोर्ट में दायर दूसरी अपील पर एक खंडपीठ ने लगभग 407 दिनों तक सुनवाई की। जब मामला दूसरी खंडपीठ के पास गया तो उसने भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक टकराव के मामले में खालिद को गिरफ्तार किया गया था, तभी से वो जेल में बंद है। कोर्ट के फैसले में देरी पर सिब्बल भड़क उठे हैं तो बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर टकराव तेज हो गया है। पहले दावा किया जा रहा था कि चुनाव से 2 महीने पहले ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अब चुनाव के ऐलान में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, पर बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के दूसरे सहयोगी तो पहले से ही नाराज दिखाई दे रहे थे, अब जेडीयू से भी टकराव शुरू हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये खबर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खूब गरमाई हुई है। हाल ही में खबर आई थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसने बीजेपी और जेडीयू के बीच की खींचतान को सबके सामने लाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि जेडीयू किसी भी हालत में बीजेपी से 1 सीट ज्यादा लेने की कोशिश में है और बस यहीं पर यह सीट शेयरिंग का पेंच फंस गया है। जेडीयू की दलील है कि जब लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था तब बीजेपी ने 17 और जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है तो जेडीयू को अपर हैंड मिलना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जेडीयू की मंशा ये है कि इससे न सिर्फ नीतीश कुमार पावरफुल नजर आएंगे, बल्कि अगर एनडीए की जीत भी होती है तो जेडीयू बीजेपी पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है कि फिर से नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाए। जेडीयू की ये 1 सीट ज्यादा वाली चिंता इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि अभी तक एनडीए में सीएम फेस को लेकर कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ है, जिससे नीतीश कुमार को डर है कि कहीं उनका भी हाल एकनाथ शिंदे जैसा ना हो जाए। वहीं नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं कि बीजेपी जिन दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों से हाथ मिलाती है उनका ग्राफ ढलान की ओर जाने लगता है। ऐसे में जेडीयू इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग की खींचतान में जेडीयू को ये +1 मिलता है या नहीं। एनडीए में टकराव दिखाई दे रहा है तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव बना हुआ है। बीते कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं जो चर्चा का विषय बन जा रही हैं और अब 24 घंटे के अंदर उनके भारत को लेकर 2 अलग-अलग बयान सामने आए हैं। पहले उन्होंने भारत को खोने की बात कही, जिसके कुछ देर बाद ही ट्रंप ने अपने बयान से पलटी मार ली और भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बताया, जिस पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया आई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और भारत के बीच इस वक्त तनाव बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रंप के फैसले को माना जा रहा है। एक तरफ तो ट्रंप मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ के बाद से भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में पीएम मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे। इसे लेकर ट्रंप ने लिखा कि हमने हिंदुस्तान और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप के इस बयान का हिंदुस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ट्रंप ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के इस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के पॉजिटिव मूल्यांकन की हम तहे दिल से तारीफ करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक राजनीतिक साझेदारी है। इस बीच पीएम मोदी ने अमेरिका न जाने का फैसला किया है। दरअसल यूएनजीए की बैठक 20 सितंबर से शुरू हो रही है, लेकिन बैठक में इस बार पीएम मोदी नहीं बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर हिस्सा लेंगे, जिससे साफ होता है कि अमेरिका और भारत के बीच फासले बढ़ गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। तू डाल डाल मैं बात बात, यही सब कुछ चल रहा है आजकल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। अभी किसी तरह से तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन
और रूस के साथ में अपनी ट्यूनिंग करके आए हैं। और आते ही ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरी और उनकी दोस्ती तो हमेशा ही बनी रहेगी। अब ये भाई इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने भी बड़ी खुशी जाहिर कर दी। लेकिन ये कोई नीतीश कुमार वाला मामला थोड़ी है कि अभी तो दोस्ती थी फिर टूट गई, फिर बाद में दोस्ती हो गई। विदेश नीति के हिसाब से हमको वही करना होगा जो कि उसके सेहत के लिए ठीक हो। देखना यह है कि लोकल विश्व गुरु और इंटरनेशनल विश्व गुरु दोनों के बीच में क्या दोस्ती होगी या तकरार। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।